Okay, so you can see the slides. The name of the today's topic is complexometric titration. Now हमें समझना है सबसे पहले कि what is a complexometric titration and complexometric titration की definition तो although यहाँ पे लिखी हुई है, but उसके पहले हमें ये word पता होना चाहिए what is a complex. ठीक है? So how you can define the complexometric titration? By definition, the titration is a form of a volumetric titration in which the formation of a colored complex is used to indicate the end point of titration. ठीक है, कोई भी जो टाइट्रेशन होता है उसका मेन मोटो ये रहता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और वो आइडेंटिफाई हो जाए. In case of the acid base titration, there is a neutralization process which gets completed, and there are certain methods which indicates okay that yes, neutralization is over. Similarly, in precipitation titration, Mohs method, Wohlhart's method, Fazan's method, ये तीनों ही मेथड हमको क्या रिप्रेजेंट करके देती हैं? ये मेथड हमको बताती है कि yes, the reaction is completed. तो रिएक्शन कौन सी होती है उस केस में? It is a precipitation reaction where the two solutes combine together form a insoluble precipitate. Now in the complexometric titration, similarly there is a one particular reaction which is taking place. अभी कौन सी reaction है? It is a formation of the complex. And generally जो जो complex तैयार होता है, they are the colored complex. And when the colored complex formation takes place, okay, so will mark the end point कि yes, colored complex formation हो चुका है और इसलिए हमारा end point क्या अचीव हो चुका है. अभी colored complex किसके साथ तैयार होता है? तो जनरली कुछ ऐसे इंडिकेटर्स रहते हैं जो जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेंट के साथ में रिएक्ट होके इस तरीके के कलर्ड कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं. ठीक है, सो हर एक तरीके के टाइट्रेशन में आप देखेंगे एक कलर्ड रिएक्शन रहती है जो एंड पॉइंट इंडिकेट करती है. तो इस केस में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एक ऐसी कलर्ड रिएक्शन होने वाली है जो कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स, और वो हमें इंडिकेट करेगा कि एंड पॉइंट अचीव हो गया. ओके, सो ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कॉम्प्लेक्स तैयार होने वाला है. नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स? सो कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अ मेटल आयन विथ एन एनायन. ठीक है, कॉम्प्लेक्स किसके बीच में तैयार होता है? द रिएक्शन ऑफ अ मेटल आयन विथ एन एनायन. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी कॉपर जो 2 पॉजिटिव आयन है, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर, दिस इज अ 2 पॉजिटिव आयन. ये रिएक्ट होता है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? इट इज रिएक्टिंग विद द अमोनिया. ओके, व्हेन द कॉपर रिएक्ट्स विद अमोनिया देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस. और ये जो स्ट्रक्चर है इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर एंड अमोनिया. ठीक है, जिसमें एक कॉपर आयन है which is surrounded by the 4 ammonia molecule and it is having a 2 positive charge. So ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? We call it as a complex. Name of this complex is कॉपर अमीन कॉम्प्लेक्स. तो ये तैयार हो गया कॉपर अमीन कॉम्प्लेक्स. तो दो रिएक्टिव स्पीसीज क्या है इस रिएक्शन में? वन इज अ मेटल आयन. सो मेटल आयन. So what is the role of a metal ion in this reaction? It is acting as a acceptor. It is a central atom or it is a cation. ठीक है, कोई पूछता है इस रिएक्शन में व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर, तो आप क्या बोलेंगे? कॉपर क्या है? इट इज एन एक्सेप्टर. किसका एक्सेप्टर? कैन एनीवन टेल मी? एक्सेप्टर फॉर व्हाट? इट इज एक्टिंग एज एक्सेप्टर. फॉर एक्सेप्टर फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर. एग्जैक्टली, वेरी गुड. सो इट इज एक्सेप्टर फॉर द इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, सो मेटल आयन का रोल क्या रहता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ अमोनिया? इट मे बी अ एनायन डोनेटर. और इट मे बी अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके साथ में मेटल रिएक्ट होता है. सो इट इज अ डोनेट करने वाला जो मॉलिक्यूल है. इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल राइट नाउ इन दिस रिएक्शन. अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट अमोनिया कंटेन्स नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं नाइट्रोजन के पास? 1 और 2? 1. Two. Sorry, correct. 1 lone pair of electron. Oxygen contains how many? Oxygen contains 2 lone pair of electron. Nitrogen contains 1 lone pair of electron, right? 1 lone pair. Yeah. So nitrogen in this case it is having a lone pair of electron and that lone pair of electron can be shared with this copper ion. तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक नाइट्रोजन के साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन है
ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, कॉपर के साथ शेयर कर रहा है, ओके। और एक बॉन्ड तैयार हो रहा है। नाउ दिस बॉन्ड इज कैरेक्टराइज बाय सम डिफरेंट शेप, यू कैन सी एक बॉन्ड है जिसमें जैसे एक स्ट्रेट लाइन भी है, उसके साथ एंड में एरो भी बना हुआ है। डू नो व्हाट टाइप ऑफ दिस बॉन्ड यार, ये बॉन्ड को क्या Sir, बोला it जाता is है? Covalent coordinate bond. bond. Very good. Coordinate These bond. are called as a coordinate bond, right? So कॉम्प्लेक्स तैयार होना, इसका मतलब क्या है, अब आप समझ रहे होंगे कॉम्प्लेक्स तैयार होना मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट होता है। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, इट में बी एनायन, यानी यहाँ पे साइनाइड भी हो सकता था, Cn नेगेटिव, ठीक है, इट में बी एनायन, इट में बी अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आप देख सकते हैं अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, and in a very rare cases it may be a positive ion, in a very rare cases, okay, it is saying that in a very rare cases ये जो molecule है it may be a positive ion, okay। और जब metal इस दूसरे substance के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करता है, तो उस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार होता है वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज कहाँ पे होता है, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिएक्शन? So this reaction is used in the determination of the mixture of a different metal ion in a solution. तो इसका ये यूज है कि हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, do you know the concept जी of सर। hard water and soft water? Yes. So what is a hard water and Yes. what is a यस soft सर। water? सर सर जिसमें जिसमें सॉल्ट ज्यादा रहते हैं। Yes, सोडियम और कौन से सॉल्ट रहते हैं? सर सोडियम एंड सर मैग्नीशियम सोडियम सॉल्ट। क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह। नहीं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट ज्यादा रहते हैं। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन के अगर सॉल्ट वाटर में ज्यादा रहते हैं तो उस वाटर को अपन हार्ड वाटर बोलते हैं, एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट अगर एब्सेंट रहते हैं तो उस वाटर को अपन सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, ठीक है। सो जी सर। कौन सा वाटर हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, तो उसके लिए आप ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज कर सकते हैं, because this complex geometry titration are particularly used in the determination of the mixture of a different metal ion in a solution. So क्या यूज कर यस सकते हैं? सर। यस। जी सर। सो जहां पे यस भी सर। आपको मेटल आयन का सॉल्यूशन का मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन में, आप उन सब जगह पे क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। An indicator which is capable of producing a distinct color change is usually used to detect the endpoint in titration. तो जब कभी हमें ये रिएक्शन कंप्लीट हुई नहीं हुई इसको डिटरमाइन करना है, इसको फाइंड आउट करना है कि व्हेन दिस रिएक्शन इज गेट सीज्ड, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंडिकेटर होना चाहिए जो कलर चेंज करके दे आफ्टर ऑल द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। तो जनरली जो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, इसको भी बोला जाता है मेटल आयन इंडिकेटर, अलग अलग नाम है इसके लिए। One is a metal ion indicator, आप लिख सकते हैं the indicator which is used in compleximetric titration। तो पहला नाम क्या रहता है उसका, मेटल आयन इंडिकेटर। दूसरा नाम है उसका मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर। क्या बोला जाता है, मेटेलोक्रोमिक मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर। इंडिकेटर। एंड तीसरा नाम है एक और, स्मॉल पी कैपिटल एम, पीएम इंडिकेटर। तो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर मत समझिएगा, ठीक है, ऑल्दो सिंबल वही है। पोटेंस ऑफ। पीएम इंडिकेटर ऐसा भी इसको सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो कॉम्प्लेक्सेशन समझ में आया आपको, कॉम्प्लेक्सोमेट्री समझ में आया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स को इन डिटेल और समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। जैसे हमने देखा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में। तो जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है वो हमने देखा किसके बीच में तैयार होता है, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन अ मेटल with anion or it may be a neutral molecule. So you can see in this example Mn positive, ये क्या है, एक पर्टिकुलर मेटल आयन है जिसको सिंबलाइज किया गया है एम एन पॉजिटिव, एन मतलब कितने भी चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज रहता है तो एन ए पॉजिटिव लिखते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो Mg2 पॉजिटिव लिखते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो Al3 पॉजिटिव लिखते हैं, राइट। सो जब ये मेटल आयन एनायन के साथ में रिएक्ट होता है, ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं एग्जांपल दिया है सिल्वर रिएक्ट्स विद साइनाइड आयन।
तो साइनाइड क्या रहता है, इट इज अ एनायन, तो कॉम्प्लेक्स तैयार होगा. व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज AgCN ट्वाइस वन नेगेटिव चार्ज. ठीक है, AgCN ट्वाइस वन नेगेटिव चार्ज. अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट होता मेटल तो क्या तैयार होता, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, राइट. तो इन इस केस में अमोनिया इज एक्टिंग एज व्हाट, इट इज एक्टिंग एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ठीक है, सो in any of this reaction metal is a acceptor, okay, and this substance anion or neutral molecule is a electron pair donator. इस एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को एक वर्ड से सिंबलाइज किया जाता है, इट इज कॉल्ड एज ए लिगेंड. इसको आप लिख लीजिए, ध्यान रखिए, द एनायन और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज आल्सो नोन एज ए लिगेंड. ठीक है, याद रहेगा ये वर्ड. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इस रिएक्शन में 4 रिएक्शन है, इसमें मुझे बताओ मेटल कौन कौन से हैं. Silver, copper, सिल्वर कॉपर ये मेटल है, और लिगेंड कौन से है, Cyanide and ammonia. cyanide or ammonia. cyanide and ammonia. You can see the reaction, how the reaction is taking place between anion and a metal ion. So Ag reacts with cyanide to form AgCN twice negative charge. लिखने का तरीका ध्यान रखिए, ओके. कॉपर reacts with 4 cyanide form CuCN4 twice negative. तो जो चार्ज है, सॉरी यहाँ पे ये 2 नेगेटिव लिखा है, ओके, इट मस्ट बी 2 पॉजिटिव होना चाहिए. अब वो कैसे पता करेंगे, एक रिएक्शन रहती है कि Mn पॉजिटिव प्लस L, तो इट इज इक्वल टू Mn -4. ठीक है, N -4, तो यहाँ पे 2 -4 दैट इज -2, या करेक्ट है ये -2, ओके है. सिल्वर रिएक्ट्स विद अमोनिया, 2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इट फॉर्म्स AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन हो रही है. तो इन सभी केसेस में cyanide and ammonia they are acting as a ligand, silver and copper they are acting as a metal ion. जो बॉन्ड तैयार होता है, जैसे अभी हमने देखा, जो बॉन्ड तैयार होता है मेटल एंड लिगेंड के बीच में, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, Yes, sir. नाउ लिगेंड इज आल्सो नोन एज ए लिविस बेस. क्यों बोला जाता होगा लिविस बेस, हाउ यू कैन डिफाइन द लिविस बेस. Sir, We जो donate the इलेक्ट्रॉन को pair of डोनेट करता electron. है. which donates the electron, it is according to Lewis is a base, करेक्ट है. तो इस केस में भी आप देख Yes, सकते हैं sir. लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए लिगेंड को हम बोलते हैं लिविस बेस. Yes. कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मैं डेफिनेशन दोनों की बता देता हूँ. सी, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर आल्सो फॉर्म बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन. So what is the difference? A very small difference Sir, between covalent and coordinate. जो Coordinate. कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहती है वो सिर्फ एक ही रहती है, मतलब जो लिगेंड रहता है उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर रहती है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है उसमें मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का रहता है. Exactly. Very good. Yes, correct. कि जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो देयर इज इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इक्वल मतलब दो पार्टिसिपेटिंग जो एटम्स रहते हैं दे शेयर इक्वली, कि मेरे पास भी 100 रुपए है, तुम्हारे पास भी 100 रुपए है, चलो दोनों मिलके पार्टी करते 200 रुपए हो जाएंगे. ठीक है, सो ये हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड. एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या तैयार होता है, क्या होता है, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, लेकिन एक ऐसा दोस्त रहता है, बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास 200 रुपए, चल अपन मिलके पार्टी करते हैं. राइट, तो दैट इज अ Yes. कोऑर्डिनेट हाँ बॉन्ड. सर. तो पहले वाले एग्जांपल में दोनों ने 100 रुपए लेके आ गए, यानी दोनों के इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन आ गए. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या तैयार होता है कि लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन लेके आता है, मेटल बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं, आई एम द एक्सेप्टर, बट लिगेंड बोलता है ओके आई एम द डोनर. ठीक है, सो यही बताया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो, यानी एरो वाले जो बॉन्ड्स रहते हैं इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट एक वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आपने 12th में पढ़ी होंगी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन नंबर. Yes, sir. सो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर.
नहीं पता किसी को? You can see the slide and can answer. What is the coordination number? Number of coordinate bonds formed by the metal ion. Right. And can you answer on the basis of this definition by looking the picture also? What is the coordination number of the copper ion? 4. 4. Exactly. So आप देख सकते हैं कॉपर के आजू बाजू में कितने लिगेंड मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है या कितने बॉन्ड तैयार हुए हैं? 4. 4. 4. So that is nothing but a coordination number of that particular Number of metal ion. ligands surrounded. 4. Right. So what is the coordination number? The number of the coordinate bond formed to a metal ion by Number of its ligand. means the metal ion surrounded by number of ligands. Exactly. ठीक है. So coordination number ध्यान रखिए. कितने लिगेंड से आजू बाजू में, ये बहुत जरूरी है. ओके. 2 लिगेंड रहेंगे तो coordination number कितना रहेगा? 2 मतलब 2. 2 रहेगा. If 4 ligands are surrounded, Then 4. 4. It will be 6 4. ligands are surrounded, 6. and 8 ligands are surrounded. 8. सर 8 उससे नहीं ज्यादा रहते. नहीं होता. उससे ज्यादा नहीं होता. ठीक है. 6 ही रहते सर. नहीं, 8 वाले भी मैं 2 एग्जांपल बताता. मोलिब्डेनम एंड सेलेनियम, दिस आर द 2 मेटल आयन व्हिच हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8. मोलिब्डेनम एंड सेलेनियम. सर उसका स्ट्रक्चर बताओ ना सर. किसका बेटा? जो अभी आपने 2 नाम बताए सर जिसके 8 चार्जेस है Molybdenum. मींस कोऑर्डिनेशन नाम नंबर बताना 8 है. मेटल आयन की पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है वो. मोलिब्डेनम, Molybdenum. MOLYBDENUM, मोलिब्डेनम. ओके सर. दूसरा सेलेनियम, SELENIUM. ठीक है. बाकी एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल है. इट सेज दैट सी सिल्वर, it is having 2 coordination number, nickel having 4 coordination number, copper भी 4 coordination number है, whereas ferric and chromium it is having 6 coordination number. ठीक है. आगे बढ़े हम. ये स्लाइड समझ में आई? ना एक और नया वर्ड आता है, complex agent and their classification. So this classification is different. Now as such अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में अभी ये वर्ड नहीं दिया है, टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, बट थोड़ा सा हम समझने के लिए देख लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कैन बी क्लासिफाइड एज ए यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड या इवन हेक्साडेंटेड या उससे भी ज्यादा. ठीक है. हेक्साडेंटेड मोस्टली हम वहां तक जाएंगे. क्या बोल रहा हूं मैं? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो रहते हैं उसको भी क्लासिफाई किया जाता है. क्या नाम दिए जाते हैं क्लासिफिकेशन में? फर्स्ट इज अ यूनिडेंटेड, Unidentate. सेकंड इज अ बाइडेंटेड, Bidentate. ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड. इतना याद रखिए. ठीक है. नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस यूनिडेंटेड? तो आंसर है, if suppose any ligand is having only one coordination site, if the ligand has only one coordination site, then we call that ligand as a unidentate ligand. एग्जाम्पल देखिए. देखो अगर आपको मैंने बोला क्या करो, एक गाड़ी है उसको धक्का मारना है, तो आप कितने हाथ से मार सकेंगे? मैक्सिमम 2 हाथ से. 2 हाथों से. 2 हाथ से. 2 हाथ से मार सकते हैं. कोई 4 हाथ से मार सकता है क्या? नहीं मार सकता. ऑक्टोपस मार सकता है 4 हाथ से? अगर आपके बदले ऑक्टोपस आ गया तो? हाँ. राइट. हाँ. सो अगर मैं ऑक्टोपस और आप दोनों को लिगेंड बोल दूं तो आप कैसे लिगेंड हो गए? यूनिडेंटेड लिगैंड. बाइडेंटेड. बाइडेंटेड. व्हाई बाय? तो आपके पास Because 2 दो- हाथ है. 2 हाथ दो हाथ. इसलिए 2 हाथ है डोनेट करने के लिए. ठीक है. और ऑक्टोपस के पास बहुत सारे हैं, तो हम ऑक्टोपस को बोलेंगे इट इज हैविंग अ पॉलीडेंटेड फॉर एग्जांपल. राइट. कितने रहते हैं ऑक्टोपस को? Yes. जनरल नॉलेज मेरा बढ़ाने के लिए. 8 8 to 12 रहते हैं सर. सो 8 8 रहते हैं. तो ऑक्टोपस 8 हैंड से धक्का मार सकता है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाडेंटेड बोल सकते हैं.
तो वैसे ही Yes, sir. लिगेंड्स को भी नाम दिए गए यूनिडेंटेड. कैन यू टेल मी नाउ व्हाट इज अ यूनिडेंटेड? व्हिच इज हैविंग अ वन कोऑर्डिनेशन One side हो. साइट. ओके, SITE याद रखिए. सो कितनी कोऑर्डिनेशन साइट रहेंगी? एक. तो एग्जांपल देखिए कौन कौन से एग्जांपल है. साइनाइड आयन. साइनाइड के पास एक ही साइट है. क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन. सो इन सब कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं? कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? तो एक ही जगह से भैया. समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? कैन यू टेल मी Yes, sir. अबाउट अमोनिया? अमोनिया क्या होगा? यूनिडेंटेड होगा. सी राइट Yes. आंसर. यस, अमोनिया इज आल्सो यूनिडेंटेड क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है शेयर करने के लिए. इवन वाटर मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? वाटर मॉलिक्यूल एक ही है ना, ऑक्सीजन उसके पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए. Yes, sir. सो ये सारे एग्जांपल हो गए यूनिडेंटेड के. बायोडेंटेड, यू कैन सी दिस एग्जांपल. क्या नाम है एग्जांपल में? Ethylene diamine. कौन कौन सी दो जगह है इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए? सी दिस. NH2 NH2 2. ये एक NH2 एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई. तो ये दोनों साइड क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते Donate हैं. कर सकते हैं. तो कितनी साइड्स हो गई? हाँ. साइड्स Two sides. टू साइड्स हो गई, राइट. सो दैट इज व्हाई इथिलीन डायमीन इज अ Bidentate. बायोडेंटेड लिगेंड. Biden. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको स्क्वायर ब्रैकेट में, मुझे बताएंगे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4. 4. यस, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. ठीक है. नेक्स्ट, ट्राइडेंटेड. द लिगेंड्स अटैच्ड टू अ मेटल एट 3 साइड्स. तो कौन कौन सी 3 साइड्स हैं? सीधे ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड. तो ट्राइडेंटेड लिगेंड मतलब एग्जांपल इथिलीन डायमीन. Diethylene diamine. नाउ नेक्स्ट इज अ Di. टेट्राडेंटेड लिगेंड. तो टेट्रा से मतलब क्या होता है? 4 sides. 4 4 साइड्स. sides. एग्जांपल इज. Triethylene tetramine. Triethylene tetramine. ठीक है. अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ठीक है, ये तीसरी साइड. ऑल्दो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किए, बट है. ठीक है. और ये चौथी साइड. सो ट्राइएथिलीन टेट्रामीन इज हैविंग अ 4 साइड्स. करेक्ट है. टू हैव अ कोऑर्डिनेशन विद अ मेटल आयन. तो अगर यहाँ पे कॉपर रहता तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेशन होता, यहाँ से भी होता, यहाँ से भी होता. समझ में आया क्या? क्लियर है? आगे बढ़े. एक यहाँ पे नहीं हाँ दिया है, सर. हेक्साडेंटेड लिगेंड. उसका एग्जांपल है EDTA. What is the example is EDTA. What is the full form of EDTA? Anyone? है Sir, आगे की ethylene स्लाइड में नहीं. Ethylene diamine diamine tetramine. Diamine tetraacetic tetramine. And you can see the structure of ethylene diamine tetraacetic acid EDTA. हाँ. कितनी साइड से इसके पास? कितनी 6. साइड से? 6 साइड से, राइट. कौन कौन सी 6 साइड्स हो गए? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं. तो इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड इज हैविंग अ 6 साइड्स. ठीक है. ये कौन सा डेंटेड हो जाएगा? ये Hexadentate. हेक्साडेंटेड. Hexa. So I hope you have understood how you can classify the complexing agent. Unidentate, Yes, sir. bidentate, tridentate, tetradentate, Tridentate. hexadentate. Hexadentate. ठीक है. Now एक वर्ड और आता है complex and chelates. ठीक है. You can see this word chelation. It is also used along with the word complexation. So what is a complexation and what is a chelation? एक छोटा सा डिफरेंस रहता है, वो अभी हम देखते हैं. चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं ये वाले टॉपिक पे. कॉम्प्लेक्सेशन एंड चिलेशन. किसी को कुछ पूछना है?
नो सर। ठीक है, ठीक है। ये माउस से लिखा हुआ है मैंने, तो हैंड राइटिंग आपको थोड़ी सी ऐसी मिलेंगी। नाउ कॉम्प्लेक्सेशन मतलब क्या, ऑसिलेशन मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, एंड चिलेशन फॉर्मेशन ऑफ चिलेट। फॉर्मेशन चिलेट ऑफ चिलेट। कार्बन। वेरी गुड। सो कॉम्प्लेक्स एंड चिलेट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो पहले तो चिलेट की डेफिनेशन देख लो, यहाँ पे दी हुई है। व्हाट इज अ चिलेट? It is a complex formed between the ligand containing two or more donor groups and metal to form ring structure. ठीक है, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन अ लिगेंड कंटेनिंग टू और मोर डोनर ग्रुप एंड मेटल टू फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर। Ring structure. ठीक है, तो क्या होता है, कोई आपके पास में ऐसा लिगेंड मॉलिक्यूल है जिसके पास में कितनी साइट्स अवेलेबल है, विच कंटेन्स Two or टू more. और मोर डोनर ग्रुप्स। ठीक है, जैसे ईडीटी है, कितनी साइट्स अवेलेबल है? 6. 6 साइट्स 6. अवेलेबल है। ठीक है, सो 2 से ज्यादा डोनर साइट्स अवेलेबल है, और जब वो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन तैयार करता है तो क्या तैयार करता है? इट फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, वो रिंग कैसी भी हो सकती है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी हो सकती है। तो ऐसे जो यानी कॉम्बिनेशंस तैयार होते हैं, अब कॉम्बिनेशन ही हो गया ना लिगेंड का मेटल के साथ में कॉम्बिनेशन, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स ना बोलते हुए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? Chilate. चिलेट वर्ड यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कब बोलते हैं? ऐसे कंडीशन में कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कैन सी दिस, कॉपर रिएक्ट्स विद अमोनिया, ठीक है, बट क्या कोई ऐसा रिंग स्ट्रक्चर तैयार हुआ है क्या यहाँ पे? इज द रीजन रिंग स्ट्रक्चर? नो सर। नो, No, कोई sir. रिंग तैयार नहीं हुई है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। Complex. ठीक है, तो सिंपल अगर मैं अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से जो आपको बोलूँ ना, कॉम्प्लेक्स और चिलेट्स को डिफरेंस कैसे करना, तो ऑल्दो वर्ड कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो दिखने में बहुत सिंपल रहेगा। ऑल्दो वर्ड कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो दिखने में कैसा रहेगा? Simple. सिंपल रहेगा। और चिलेट्स क्या होंगे? रिंग स्ट्रक्चर। रिंग Ring स्ट्रक्चर, structure. यानी वो दिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखेंगे। ठीक है, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? Yes, sir. It is a complex form by EDTA with a metal ion. See, metal ion is in a center and EDTA देखो उसको कैसे सराउंड किया हुआ है आजू बाजू से, दिख रहा है आपको EDTA? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या तैयार हो गया? एक कॉम्प्लेक्स रिंग तैयार हो गई है। सी मेटल ऐसा लगता है सेंटर में फंस गया और उसके आजू बाजू में सारे क्या हो गए? एक ही लिगेंड मॉलिक्यूल ने अपने आप को पूरा घेरा बना लिया उसका, है ना? Yes, sir. तो हाँ सर। इसीलिए ऐसे जो स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? We don't call it as a चिलेट। complex, rather we call it as a Chilate. चिलेट। chilates. समझ में आया? चिलेशन, चिलेट। सो Yes. जो ऐसे लिगेंड मॉलिक्यूल रहते हैं उसको कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ना बोलते हुए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? चिलेटिंग। चिलेट। चिलेटिंग एजेंट। चिलेट। राइट, चिलेटिंग एजेंट भी दो तरीके के रहते हैं। एक ऐसे जो इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल चिलेट्स तैयार करते हैं, एंड दूसरे जो सोल्यूबल चिलेट्स तैयार करते हैं। जो चिलेटिंग एजेंट सोल्यूबल चिलेट्स तैयार करते हैं उनको यूज किया जाता है बाय यूजिंग दिस वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज ए सिक्वेस्टरिंग एजेंट। इसको लिख लीजिए, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट आर सिक्वेस्टरिंग एजेंट? एन EDTA is example of a sequestering agent. You can write out definition. Ligand. So what is a sequestering agent? Ligands which form water soluble chelates. Very good. The ligands which form of water soluble chelates are called as a sequestering agent. An example is EDTA. एंड कुछ ऐसे चिलेट्स रहते हैं, चिलेटिंग एजेंट रहते हैं जो इनसोल्यूबल चिलेट्स तैयार करते हैं। उसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं डायमिथिल ग्लाइकोक्सिम, डायमिथाइल ग्लाइकोक्सिम। यहाँ पे नहीं लिखा है, यू कैन राइट इट डाउन, डायमिथाइल ग्लाइकोक्सिम। सो नाउ यू नो EDTA। EDTA का स्ट्रक्चर समझ गया। इट इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो CH2 उसके बाजू में N, इस N की साइड में CH2OH, इस N के भी साइड में भी CH2OH,
फिर जो दूसरा N बचा उसके साथ में 2 CH2OH लगा दीजिए. So this is how the structure of EDTA forms. EDTA को आप 4 साइड्स है, ठीक है. सो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 4 साइड्स मतलब 4 हाइड्रोजन डोनेटिंग साइड. तो इन शॉर्ट EDTA को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है H4Y. कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? H4Y. तो Y क्या है? ये चारों हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दीजिए और जो पूरा स्ट्रक्चर रिमेनिंग है उसको हम Y बोलेंगे. ठीक है. तो ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, फिर ये चौथा हाइड्रोजन रिमूव कर दिया. तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए, तो उसका H4 लिख दिया. और जो बाकी का पूरा रिमेनिंग स्ट्रक्चर है ब्लैक में, उसको हम क्या बोलते हैं? Y. EDTA. Now why I am talking much more about EDTA? The reason is that EDTA is a very good titrant in complexometry titration. जब आप complexometry titrations पढ़ेंगे और डिटेल में और ज्यादा पढ़ेंगे, so we'll find that EDTA is a very common titrant. सबसे ज्यादा titrant जो यूज होता है, you know titrant कहाँ रहता है बेटा? titrant कोनिकल फ्लास्क और ब्यूरेट में जो फिल करते हैं उसको बोलते हैं Burette. वेरी गुड. सो titrant जो रहता है ये मोस्टली complexometry titration में आप देखेंगे EDTA रहता है. There are some advantages which is associated with the EDTA. So that's why we use EDTA as a titrant. So what are the advantages? You can see EDTA forms a very stable complex with various metal ions. Second, the complexation occurs in a single step and hence the titration of the metal produces a sharp change. हम चाहते हैं जब भी कोई रिएक्शन हो वो इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए. So EDTA क्या करता है? स्टेबल तो कॉम्प्लेक्स तैयार करता है and it forms a very immediate instant complex with that particular metal ion. So आपको immediate sharp change मिल सकता है. Moreover, जो EDTA कॉम्प्लेक्स तैयार होता है मेटल के साथ में, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स, they are all water soluble. ठीक है. सो आपको insolubility नहीं मिलती है. You find a water soluble complex. So आपको विजुअल आई से तो दिखेगा नहीं कि मेटल और EDTA के बीच में कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, but in solution yes they are forming. And what is the ratio? EDTA forms always 1:1 complex with most of the metal ion. यहाँ पे all लिखा है but most of the metal ion के साथ में EDTA एक कैसा कॉम्प्लेक्स तैयार करता है? 1:1 means one molecule of a ligand, one molecule of a metal with one molecule of a ligand. हमने इसके पहले वाली रिएक्शंस देखी यहाँ पे. इस केस में देखो कॉपर कितने लिगेंड के साथ में एसोसिएट होता है? 4. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4. 1 molecule of metal and 4 molecule Yes. of ammonia. इस केस में इसमें भी 1 molecule of metal है बट लिगेंड कितने मॉलिक्यूल है? 2. 2. तो 1:2. ये तो अलग हो गया. बट EDTA के साथ क्या होगा? ऑलवेज यू विल फाइंड विच रेशियो? 1:1. 1:1. एंड ऑल मेटल आयन के साथ ये चेंज हो जाता है मेटल के हिसाब से. सपोज यहाँ पे कॉपर नहीं रहता, यहाँ पे अगर Ag रहता सिल्वर, तो आप देख सकते हैं क्या रेशियो हो गया? 1:2. 1:2. तो क्या अमोनिया एज ए बेटर टाइटनेट है कि EDTA बेटर टाइटनेट? देखो अमोनिया सिल्वर के साथ में 1:2 का रेशियो फॉलो करता है. अमोनिया कॉपर के साथ में 1:4 का रेशियो फॉलो करता है. एंड EDTA जो रहता है whether it is a silver whether it is a copper there it is always going to form a 1:1 ratio. तो कौन सा बेटर है, अमोनिया या फिर EDTA? EDTA. Right? EDTA. So that's why it is an advantage. Okay, so EDTA always form a 1:1 complex. तो ये प्रॉपर्टीज याद रखिए EDTA की. So these are the reasons why for which we use EDTA as a titrant. How you can write the reaction of EDTA with a metal ion? So this is how you can represent metal ion with EDTA. Okay, अब ये इस केस में आप देखो EDTA को H4Y नहीं लिखा है, it is written as a H2Y2 minus. तो let us look out why this is so. किसी ने बीच में कुछ बोला? हाँ सर. हाँ बोलिए. नो सर. सर जो EDTA रहता है वो मतलब हमेशा 1:1 रेशियो फॉर्म करता है.
हाँ लेकिन मतलब जो अमोनिया है वो Ag1:2 थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से। कॉपर के साथ 1:4 रेशियो फॉर्म करता है जो अमोनिया रहता अमोनिया है। सर। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता मतलब अगर उसने रेशियो नहीं, प्रॉब्लम आपको कैलकुलेशन में रहता है ना, फिर आपको हर बार कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ता है कि मेटल कॉपर है तो यू हैव टू फॉलो दिस रेशियो, अगर मेटल सिल्वर है तो यू हैव टू फॉलो दिस रेशियो। एंड बहुत सी बार सॉल्यूशन में एक ही मेटल नहीं रहता, बहुत सी बार सॉल्यूशन में एक से ज्यादा भी मेटल आयन रहते हैं, तो आपकी जो वॉल्यूम टाइट्रेंट की रिक्वायरमेंट रहती तो वो तो वेरी हो जाती। यस सर। तो वो कैलकुलेशंस कैसे आपके गड़बड़ होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, है ना। तो ईडीटी के साथ में प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी मेटल हो ईडीटी क्या फॉलो करेगा। 1:1 रेशियो। समझ में आया ईडीटी का एडवांटेज। हाँ। यस सर। ओके, द नेक्स्ट अभी हमने देखा ईडीटी को रिप्रेजेंट कैसे करना है H4Y, लेकिन इस रिएक्शन में देखो ईडीटी को कैसे लिखा गया है। H2Y-2। ना ऐसा क्यों लिखा गया। सो रीजन इज दैट, रीजन लाइज हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ईडीटी इज हैविंग वेरी लो वाटर सोल्युबिलिटी। सी एक कंट्रोवर्शियल यानी कॉन्ट्रास्टिंग थिंग है, EDTA is having a very low water solubility, दिख रहा है आपको। हाँ। बट यहाँ पे ये लाइन क्या देखिए, है? EDTA is having a very low water solubility, यानी EDTA को अगर आपने पानी में डिसॉल्व किया तो EDTA सोल्यूबल नहीं होगा। जी। बट मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स आर वाटर सोल्यूबल, है ना कॉन्ट्रास्टिंग। तो ये ध्यान रखिएगा। सो हम इसको ओवरकम कैसे करेंगे, अगर EDTA वाटर सोल्यूबल ही नहीं है तो इसको ऐसे टाइट्रेंट कैसे यूज करेंगे। सो ऑप्शन इज अवेलेबल कि आप EDTA का सॉल्ट यूज करिए, रेदर देन यूजिंग एज इट इज EDTA, आप उसका सॉल्ट यूज करिए। व्हाट इज द सॉल्ट इज डाइसोडियम EDTA, ठीक है, डाइसोडियम डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। डाइसोडियम EDTA डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट क्यों लिखा गया कि इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ वाटर मॉलिक्यूल, ट्वाइस H2O आप देख रहे हैं। यस सर। और दो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना यहाँ पे COH, इस साइड वाले लिए उन्होंने COH COH, इसको क्या कर दीजिए सॉल्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन रिप्लेस करके Na पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके Na पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या नाम हो जाएगा डाइसोडियम EDTA। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na2H2Y, ये सुनो यस सर। पहले कैसा था, H2Y। पहले कैसा था EDTA H4Y था, अब मैंने दो H4Y हाइड्रोजन सॉरी। को रिप्लेस कर दिया किससे, दो सोडियम से, तो क्या फार्मूला तैयार हो गया Na2H2Y। ठीक है। डॉट ट्वाइस H2O, ट्वाइस H2O ये क्या है, इट इज अ डाइहाइड्रेट, तो एक्सेस में वाटर। वाटर मॉलिक्यूल एडेड है। तो फॉर्मूला अभी EDTA का चेंज हो गया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EDTA, Na2H2Y। ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल अंडरगो आयोनाइजेशन, हाँ। तो क्या लिखेंगे रिएक्शन ट्वाइस Na पॉजिटिव, जब आयोनाइजेशन होता है किसी सॉल्ट का तो हम ऐसे लिखते हैं ना ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस ये जो पूरा रहेगा H2Y, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा 2-। 2 माइनस। सो इसीलिए जब EDTA सॉल्ट फॉर्म में रहता है इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सो व्हाट इज द रिएक्टिव स्पीसीज H2Y H2 2 minus माइनस, तो इसीलिए H2Y 2 माइनस आ गया। समझ में आया क्या। यस सर। तो आप जब भी मेटल की रिएक्शन लिखेंगे EDTA के साथ आप इस तरीके से सिंबलाइज करके भी लिख सकते हैं। सो व्हेन Mn पॉजिटिव रिएक्ट्स विद H2Y 2 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ अ वाटर, तो क्या तैयार हो जाएगा My(N-4) प्लस ट्वाइस H3O पॉजिटिव, ठीक है लिखा, यस सर। ये कॉपी में लिख लीजिए रिएक्शन।
चलो एक बार लिख के देखिए सब लोग कि जब मेटल जिसके ऊपर कितना चार्ज है N पॉजिटिव, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, H2Y2 माइनस के साथ, तो क्या तैयार होगा, N माइनस 4। तो मेटल के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, N माइनस 4, और प्लस क्या बाहर निकल जाएंगे, सॉरी My N माइनस 4, ठीक है, और मेटल और क्या निकल जाएगा, 2H पॉजिटिव बाहर निकल जाएंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, Mn पॉजिटिव प्लस H2Y2 माइनस, क्या रिएक्शन होगी, My, उसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, N माइनस 4 प्लस 2H पॉजिटिव। करेक्ट है, लिखा सबने? मैं थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन किया है, वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिमूव कर दिया, और डायरेक्ट रिएक्शन लिख दी। मेटल, व्हाट इज Mn पॉजिटिव, इट इज अ मेटल। व्हाट इज दिस H2O, इट इज ADTA। ये क्या हो गया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंट चिलेट। और ये दो हाइड्रोजन आयंस बाहर रिमूव हो रहे हैं। तो सपोज रिएक्शन कॉपर के साथ होती तो क्या लिखते, CO के ऊपर चार्ज कितना रहता है, 2 पॉजिटिव प्लस H2Y2 माइनस, क्या तैयार होता, COY N माइनस 4। तो अभी N कितना है, 2, 2 माइनस 4, तो कितना बचता, 4 माइनस 2 वही। समझ में आया क्या? चलो अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होती तो 3 प्लस 3 ALY प्लस 3 माइनस 4, माइनस तो क्या होता, 3 माइनस 4 माइनस 1 ही रहता, सिंपल, प्लस 2H पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ये चीजें, रिएक्शन कैसे लिखते हैं ADTA की मेटल के साथ? यस सर। तो आप ऐसे किसी भी मेटल के साथ ADTA की रिएक्शन लिख सकते हैं। सो हो गया, हाँ, अभी यहाँ तक का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट। यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस है? नो सर। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस नेक्स्ट पार्ट, जो आपका मेन सिलेबस का भी पोर्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो यू कैन सी इन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट ओनली कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट टाइट्रेशन, सेकेंड इज अ बैक टाइट्रेशन, थर्ड रिप्लेसमेंट, or it is also known as a displacement titration, or even it is known as a substitution titration. Fourth, alkalimetric titration, and fifth, indirect titration. तो ये 5 कैटेगरी में आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस सी फर्स्ट डायरेक्ट टाइट्रेशन। नाउ एज अ नेम इंडिकेट, डायरेक्ट टाइट्रेशन मतलब क्या है, what happens in the direct titration, the metal ion, it is going to be titrated directly with the standard EDTA solution। क्या करते हैं, मेटल को हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड EDTA के सॉल्यूशन के साथ में टाइटरेट करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ओके, डायरेक्ट टाइट्रेशन मतलब हमारा सिंपल डायरेक्ट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी आप ले सकते हैं, उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, या जो हमारी मोर्स मेथड है उसके साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी मोर्स मेथड राइट नाउ? क्योंकि अगर आपको मोर्स मेथड समझिए तो मैं डायरेक्ट टाइट्रेशन उसके साथ कोरिलेट कर सकता हूँ।
चलो छोड़ो मोर्स मेथड, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो किसके साथ करते हैं? ऑपोजिट में क्या लेना चाहिए? PHP. PHP in the presence of which indicator? Phenolphthalein. ओके, तो कैसे रिएक्शन होती है PHP NaOH phenolphthalein, हाउ इट इज हैपनिंग? कोई बताएगा मुझे? सबको ये रिएक्शन पता है कि NaOH वाली रिएक्शन? तो पहले क्यों, इसलिए क्योंकि अगर वो हमें पता है तो हम इसके साथ को रिलेट कर सकते हैं। सी क्या होता है? इनिशियली आपके पास में PHP रहता है, वो किसके साथ रिएक्ट होता है? NaOH के साथ. NaOH के साथ में रिएक्ट होता है। ठीक है, क्या तैयार होगा? सॉल्ट एंड वाटर। जब PHP पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद अगर आपने एक ड्रॉप भी एक्सेस में NaOH ऐड कर दिया, व्हाट विल हैपन? इट विल रिएक्ट विद व्हाट? Phenolphthalein. इंडिकेटर के साथ. इंडिकेटर के साथ, एंड यू विल गेट व्हाट? Pink कलर. color. कलर। कलर। तो ये कहाँ पे हुआ हमारा? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH में ये रिएक्शन होती है। यस और नो? Yes, sir. Yes. लेट अस सी मोर्स मेथड। मोर्स मेथड में एनालाइट क्या रहता था? NaCl. किसके साथ टाइट्रेट करते थे हम? Silver AgNO3. nitrate. क्या तैयार होता था? प्रेसिपिटेट। AgCl. व्हाइट कलर का AgCl. प्रेसिपिटेट तैयार होता था, है ना? कौन सा तैयार हो, बात की बात है, जनरल नॉलेज हमको समझना चाहिए। प्रेसिपिटेट तैयार होता है। अच्छा, जब ये NaCl कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसके बाद अगर एक ड्रॉप भी आपने AgNO3 का एक्सेस में ऐड कर दिया, इट विल रिएक्ट विद Indicator. Indicator potassium chloride. और क्या प्रोड्यूस करेगा? कलर्ड प्रेसिपिटेट। Color precipitate. Purple color. Red color. रेड कलर का प्रेसिपिटेट तैयार होता था भैया, पर्पल तो नहीं होता था। ये मोर्स मेथड में होता था ऐसा ही। Yes, sir. So what will happen in a direct titration? Direct complexometry. कोई अंदाजा लगा सकता है? आपके पास में सैंपल क्या रहता है? मेटल। टाइट्रेट कौन सा रहता है? EDTA. EDTA। क्या तैयार होगा? Complex. कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर सोल्यूबल रहता है। एंड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद EDTA, सोल्यूबल जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है वो कलरलेस रहता है। कैसा रहता है? Colorless. कलरलेस। When all the metal ion get converted into complex, यानी जब सारे मेटल आयन कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, because this complex is again nothing but an ion. So when a metal ion is converted into complex ion, you have a indicator which will react with EDTA and it will again form a color. कलर लेकिन क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। जिस इस केस में ऊपर में प्रेसिपिटेटेड कलर तैयार होता था, यहाँ पे क्या तैयार होगा? Complex. कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट। रिएक्शन किसकी? इंडिकेटर विथ टाइटरेंट। यहाँ पे भी रिएक्शन किसकी? इंडिकेटर विथ टाइटरेंट। ऊपर में भी रिएक्शन किसकी? इंडिकेटर विथ टाइटरेंट। तो तीनों को आप इक्विवेलेंट नहीं कंसीडर कर सकते? मैचिंग, कुछ सिमिलरिटी है। Yes, sir. सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है तीनों में, जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंस है। पहले केस में कौन सी रिएक्शन होती है? यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH में कौन सी रिएक्शन होती है? Neutralization. न्यूट्रलाइजेशन। मोर्स मेथड में कौन सी रिएक्शन होती है? Precipitation. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्री में कौन सी रिएक्शन होती है? Complexation reaction. मैचिंग है क्या नहीं है? कि डाउट है इसमें? अगर इसमें डाउट है ना, तो आपको पूरा एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, आई रिक्वेस्ट यू जस्ट गो बैक एंड स्टार्ट रीडिंग एनालिसिस फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, आपको एनालिसिस कुछ भी नहीं आता अगर आपको ये चीज नहीं समझ रही है तो। ठीक है, तो जिनको, कितने लोगों को नहीं समझ रही, वो लोग चालू कर दीजिए आज से वापस पढ़ना। So this is what about the direct titration. ठीक है, so in this type of a titration, the sample solution of the metal ion in the presence of a suitable buffer, you will find this condition कि जब complex तैयार होता है, it requires a
बफर सॉल्यूशन. नाउ क्यों बफर सॉल्यूशन का भी रिक्वायरमेंट रहता है? सो यू कैन कोरिलेट विद दिस मेटल एंड ईडीटी रिएक्शन. यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयन लिबरेट होते हैं. तो जब हाइड्रोजन आयन यहाँ पे लिबरेट होते हैं इसका मतलब एसिडिटी चेंज होने वाली है ना, सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होने वाला है, तो इसलिए आपको बफर ऐड करना पड़ता है. So in case of a complex geometric titration, always you have to add a buffer. ठीक है. तो आपका जो भी मेटल आयन का सॉल्यूशन है इसको आप टाइट्रेट करेंगे विद द EDTA in the presence of suitable buffer, and after the complexation reaction over you have a indicator which marks the end point. कौन कौन से ऐसे मेटल आयंस है जिसको आप डायरेक्टली ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक डायरेक्ट टाइट्रेशन? तो उसके एग्जांपल है कॉपर, जिंक, निकल. ये याद रखिए, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे मेटल आयन है जिसको आप डायरेक्टली टाइट्रेट कर सकते हैं. तो कॉपर, जिंक एंड निकल विच कैन बी डायरेक्टली टाइट्रेटेड यूजिंग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन. तो क्या होगा, मेटल जो है वो ईडीटी के साथ में रिएक्ट होगा. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स. व्हेन दिस रिएक्शन कंप्लीटेड, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, देयर आर सुटेबल इंडिकेटर which marks the end point by changing the color in the solution. तो इस तरीके के टाइट्रेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. इसमें और कुछ ज्यादा समझाने लायक है कि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे पूछिए. मुझे तो यानी नहीं लग रहा कि बस दैट्स ओवर. आई थिंक दैट मच इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. आगे बढ़े हम. ऑक्सिलरी रिएजेंट मींस क्या सर? क्या बेटा? ऑक्सिलरी रिएजेंट मींस क्या सर? सी ऑक्सिलरी रिएजेंट का ही बफर हम बोल सकते हैं. ठीक है. ऑक्सिलरी का मतलब होता है सपोर्टिंग. ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग, एडिशनल रिएजेंट. तो एडिशनल रिएजेंट क्या यूज करें मेटल और ईडीटी के अलावा? हम बफर. यस और नो? क्यों ऐड करते हैं बफर? यस सर. बफर इसलिए ऐड करते हैं कि वो जो प्रेसिपिटेट है वो सोल्यूबल होना चाहिए एंड वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होना चाहिए. सो दैट इज व्हाई वी ऐड अ बफर. एंड स्टेबल भी रहना चाहिए. सी ईडीटी के फॉर्म से वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंडीशन नहीं लिखी. ईडीटी के फॉर्म से वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद अ डिफरेंट मेटल आयन इन डिफरेंट कंडीशंस. कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे रहते हैं जो एसिडिक पीएच में भी स्टेबल रहते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे रहते हैं जो बेसिक पीएच में ही स्टेबल रहते हैं. ठीक है. तो जिंक और मेटल का जो कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम, इस केस में आप देख सकते हैं जिंक जो है. एक एग्जांपल एक और ऐड कर दीजिए यहाँ पे, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज आल्सो टाइट्रेटेड डायरेक्टली. ओके, आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए. इन्होंने स्लाइड में नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए मैग्नीशियम. ठीक है. मैग्नीशियम को भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? टाइट्रेट कर सकते हैं. C+2 C+2 समझ गया बेटा ऑक्सिलरी वर्ड? यस सर. ओके. सो कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन. दूसरा कौन सा था? Back Titration. titration. बैक टाइट्रेशन. बैक टाइट्रेशन को कोरिलेट करने के लिए फिर से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. ये मैंने डायरेक्ट टाइट्रेशन को कोरिलेट करने के लिए NaOH, मोस मेथड एंड डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री लिया. नाउ बैक टाइट्रेशन को कोरिलेट करने के लिए हमारे पास में एग्जांपल है फ्रॉम एसिड बेस, एस्पिरिन. एसे ऑफ एस्पिरिन आप लोगों ने किया तो नहीं है प्रैक्टिकल परफॉर्म, बट अगर आप एस्पिरिन का ऐसे देखेंगे तो हम क्या करते हैं? वी हैव अ एस्पिरिन. ठीक है. वी ऐड व्हाट? NaOH इन एक्सेस. इन द फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो एस्पिरिन रहता है उसमें हम क्या ऐड करते हैं? NaOH एक्सेस में ऐड करते हैं. व्हाट विल हैपन? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ NaOH which is unreacted, excess quantity of NaOH means which is unreacted, is back titrated using HCl. तो HCl भी क्या बनेगा? salt and water बनेगा. And after all the excess of NaOH get vanish, you have an indicator
which will react with HCl and forms a color. ठीक है, ये कहाँ पे होती है ऐसी रिएक्शन? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 स्टेप की रिएक्शन है बैक टाइट्रेशन की एस्पिरिन की. सो इन द फर्स्ट स्टेप एस्पिरिन जो रहता है इसमें हम एक्सेस में NaOH ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल 50 ml ऐड कर दिया. सो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ना 50 का 50 रिक्वायर्ड नहीं होता एस्पिरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए. ठीक है, सो 50 में से कुछ कंज्यूम हो गया एस्पिरिन के साथ. सो जो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ NaOH है जो एक्सेस में ऐड किया था विच इज अनरिएक्टेड, विच इज नॉट रिएक्टेड विद एस्पिरिन, उस NaOH को हम बैक टाइट्रेट करते हैं यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा. व्हेन ऑल दैट एक्सेस ऑफ NaOH गेट न्यूट्रलाइज्ड, द HCl रिएक्ट विद इंडिकेटर एंड चेंज द कलर. ठीक है, तो आपने HCl का वॉल्यूम फाइंड आउट कर दिया. वॉल्यूम ऑफ HCl आपको क्या इंडिकेट करता है? वॉल्यूम ऑफ HCl आपको इंडिकेट करता है व्हाट इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ NaOH. रिमेनिंग हमने टोटल क्वांटिटी कितनी ऐड की थी? फॉर एग्जांपल 50, एंड रिमेनिंग अगर मुझे पता चल गई है कि दैट रिमेनिंग क्वांटिटी इज 10. 50 मैंने ऐड किया था, रिमेनिंग इज ओनली 10. सो वेयर इज द रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी? तो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी इज यूज इन रिएक्शन विद एस्पिरिन. ऐसे आप यानी ऐसे करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन. इसको क्या बोला जाता है? बैक टाइट्रेशन. बैक टाइट्रेशन. यही मैंने वोल्हार्ट्स मेथड में भी यूज किया. अगर आप देखेंगे तो वोल्हार्ट्स मेथड में भी हमने यही किया, बैक टाइट्रेशन. क्या करते हैं वोल्हार्ट्स मेथड में? यू हैव अ सैंपल ऑफ NaCl. इसमें आप क्या ऐड करते हैं? यू ऐड AgNO3 that in excess. So what happens? There is a formation of AgCl precipitate. Now जो AgNO3 excess में है, मतलब जो AgNO3 unreacted है, इसको हम बैक टाइट्रेट करते विथ अमोनियम थायोसाइनेट. There is a formation of AgHC in precipitate. ठीक है, ये भी व्हाइट कलर का ही प्रेसिपिटेट रहता है. उसके बाद what happens? You have an indicator. When all सिल्वर नाइट्रेट जो है अनरिएक्टेड था वो प्रेसिपिटेट हो गया, उसके बाद अमोनियम थायोसाइनेट का अगर एक ड्रॉप भी हमने ऐड कर दिया, इट विल रिएक्ट विद इंडिकेटर एंड यू हैव अ कलर. तो कितने स्टेप हुई? ये भी 3 स्टेप की रिएक्शन हो गई, है ना? तो ये Yes, हमने कल yes, ही sir. स्टडी किया, कल परसों ही स्टडी किया. सो दैट इज कॉल्ड एज अ वोल्हार्ट्स मेथड, है ना? तो पहले स्टेप में क्या हुआ था? आपका जो भी एनालाइट है वो रिएक्ट हुआ AgNO3 के साथ. जितना चाहिए था AgNO3 उससे कहीं गुना ज्यादा हमने AgNO3 ऐड कर दिया. सपोज वी हैव एडेड अ 50 ml of AgNO3, so that is in excess. some quantity of AgNO3 NaCl के साथ में रिएक्ट हो गया, कंज्यूम हो गया. बाकी जो बचा हुआ AgNO3 है जो NaCl के साथ रिएक्ट नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड अनरिएक्टेड और एक्सेस ऑफ AgNO3. इसको हमने बैक टाइट्रेट किया यूजिंग अमोनियम थायोसाइनेट एज ए टाइटरेंट. सो अमोनियम थायोसाइनेट ने क्या किया? AgNO3 के साथ में रिएक्ट करके सिल्वर थायोसाइनेट बना दिया, प्रेसिपिटेट. When all that silver nitrate precipitated, after that what will happen? Ammonium thiocyanate react with indicator and you have a color. So ये कौन सा टाइप का टाइट्रेशन हो गया? बैक टाइट्रेशन. क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ AgNO3. सपोज ये मुझे वॉल्यूम मिला 20, सो 50 ऐड किया था, रिमेनिंग 20 है, सो 50 माइनस 20 दैट इज 30 ml कहाँ चले गया? सो इट इज यूज इन रिएक्शन विद NaCl. तो आपने डिटरमाइन कर दिया. तो इसको क्या बोलेंगे हम? बैक टाइट्रेशन. तो पहली रिएक्शन में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया बैक टाइट्रेशन का? न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट. वोल्हार्ट्स मेथड में हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया? प्रेसिपिटेशन Precipitation. कंसेप्ट. ठीक है. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल हैपन इन अ बैक टाइट्रेशन विद द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक? क्या होगा कॉम्प्लेक्सोमेट्री में बैक टाइट्रेशन? व्हाट इज आवर टाइटरेंट? Metal ion. मेटल आयन है. EDT. टाइटरेंट मेटल आयन है. कौन बोला? वही DTH. EDTA है. देखो मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है. सो यू हैव अ मेटल आयन EDTA. Mn metal
Mn पॉजिटिव, मतलब चार्ज नहीं पता, सो मेटल। इसको हम and positive. EDTA के साथ में रिएक्ट करेंगे। EDTA कैसा लेना चाहिए हमेशा? Excess. एक्सेस में। व्हाट विल हैपन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Complex. कॉम्प्लेक्स। जो EDTA अनरिएक्टेड है, जो नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अनरिएक्टेड है, इसको हम बैक टाइटरेट करेंगे सेकेंड रिएजेंट के साथ। अभी मैंने नाम नहीं दिया यहाँ पे, सेकेंड रिएजेंट के साथ, सेकेंड टाइटरेंट के साथ, बरोबर है। ये भी क्या बनेगा सेकेंड रिएजेंट? Complex. Complex. ये पहला कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट यू हैव अ इंडिकेटर विच विल रिएक्ट विद दिस सेकेंड रिएजेंट, एंड क्या बनेगा यहाँ पे? Color. है कुछ कोरिलेशन तीनों में कोरिलेशन है। एसिड बेस के बैक टाइटरेशन Yes, में, sir. पोलार्ड्स मेथड यानी प्रेसिपिटेशन के बैक टाइटरेशन में, और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक के इस बैक टाइटरेशन में कुछ कोरिलेशन दिख रहा है आपको, सेम टू सेम, Yes, sir. right? So this is called as a back titration. So now you can read. This is a method in which the excess of standard EDTA is added to the sample solution of a metal ion. तो बैक टाइटरेशन एक ऐसी मेथड है जिसमें हम क्या ऐड करते हैं, we add excess of EDTA into the sample solution of a metal ion. The resulting solution will contain unreacted EDTA, the remaining quantity of EDTA, which is then back titrated with a standard metal ion solution in the presence of indicator. ठीक है, तो ये जो बचा हुआ EDTA है इसको हम बैक टाइट्रेट करेंगे विद अ सेकेंड स्टैंडर्ड मेटल आयन सॉल्यूशन। तो ये सेकेंड रिएजेंट हो गया हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर। कौन कौन से ऐसे दूसरे सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, तो लीड सल्फेट PbSO4, क्या यूज कर सकते हैं, लीड सल्फेट PbSO4। दूसरे और कुछ एग्जांपल दिए हैं, Zn क्लोराइड सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। These are also used as a second standard metal ion solution. Okay, सेकेंड क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड रिएजेंट। हमने इस रिएक्शन में जो देखा था, दे आर यूज एज ए सेकेंड रिएजेंट। कौन कौन से है, फिर से एक बार नाम देख लीजिए। Lead sulfate. लीड सल्फेट, Zinc oxide. लीड सल्फेट PbSO4, 4. ठीक है, ZnCl2. ZnCl2, ZnSO4, SO4. MgCl2, MgCl2. MgSO4. ठीक है, ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। और कौन से मेटल आयन के लिए यूज किया जाता है, सी ये आपको एमसीक्यू में जरूर पूछेंगे कि कौन से मेटल आयन के लिए कौन सा टाइट्रेशन यूज करना है। तो कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, निकल के लिए डायरेक्ट टाइट्रेशन है। सो एल्यूमिनियम के लिए बैक टाइट्रेशन यूज किया जाता है, कोबाल्ट के लिए बैक टाइट्रेशन यूज कर सकते हैं, मैंगनीज, ठीक है, लीड का भी दिया है यहाँ पे, मर्क्यूरी एंड निकल। सो निकल दोनों ही केस में यूज किया गया है बैक टाइट्रेशन। मेन फोकस दीजिए, देखो पहले केस में मैग्नीशियम एंड जिंक के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है, ये ज्यादा पूछा जा सकता है, बुक में भी इसी का एग्जांपल दिया हुआ है। और जो इनडायरेक्ट बैक टाइट्रेशन है, इसमें आप एल्यूमिनियम के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, मैंगनीज के ऊपर ज्यादा फोकस करिए बैक टाइट्रेशन के एग्जांपल्स के लिए। तो दो तरीके के टाइट्रेशन हमको समझ में आ गए, पहला हो गया डायरेक्ट, दूसरा हो गया बैक टाइट्रेशन। एनी क्वेश्चन इन दिस टू? No, sir. द थर्ड वन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन को और एक नाम से जाना गया है, सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ दिस रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, you can see first of all this reaction, we have to analyze the calcium। हमें किसका एनालिसिस करना है, कैल्शियम का एनालिसिस करना है। सो इन द सॉल्यूशन ऑफ द कैल्शियम वी एड मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स। इस कैल्शियम के सॉल्यूशन में हम क्या ऐड करते हैं, वी एड अ मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स। सो व्हाट विल हैपन, द कैल्शियम विल गोइंग टू रिप्लेस द मैग्नीशियम फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स, एंड इन टर्न आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ने मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया, एंड इन टर्न क्या हो गया, मैग्नीशियम फ्री हो गए। अब कितने मैग्नीशियम आयन फ्री हुए फ्रॉम दिस रिएक्शन,
इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ कैल्शियम आयन। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम के साथ। अगर 10 कैल्शियम आयन रहेंगे तो कितने मैग्नीशियम यहाँ पे फ्री हो जाएंगे? 10। अगर 5 कैल्शियम है तो कितने मैग्नीशियम यहाँ पे फ्री हो जाएंगे? 5। So the replacement of a magnesium depends on the concentration of the calcium ion. And magnesium एक बार replace हो गया, you can directly titrate using EDTA with the first method. तो इस तरीके की मेथड को इसलिए क्या बोला गया है? रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। कोई एक ऐसा मेटल आयन जिसको आप डायरेक्ट टाइट्रेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते, बैक टाइट्रेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उस केस में रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन यूज किया जाता है। ठीक है, so you can see now from the slide, when both the back titration and direct titration is not possible due to the end point not being sharp enough, then the replacement titration is the method of choice. कब यूज करना है replacement titration? कब यूज करना है? जब बाकी के दोनों फिल हो जब जाए, एंड पॉइंट शार्प, बाकी के दोनों एंड पॉइंट नहीं दे सकते तो आप रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन यूज करें। ठीक है, so in this method titration metal in this method of titration, determination of metal ion is done by displacing the magnesium or the zinc ion from the EDTA complex with an equivalent amount of a metal ion, and liberated magnesium and zinc ion are then titrated using standard EDTA solution. ये जो रिएक्शन है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको कैल्शियम का डिटर्मिनेशन करना है, सो व्हाट विल डू? इसमें तो क्या करेंगे हम? अगर मुझे कैल्शियम का डिटर्मिनेशन करना है तो हम क्या करेंगे? कैल्शियम से कैल्शियम की मदद से मैग्नीशियम या जिंक को डिस्प्लेस करेंगे। कहां से? फ्रॉम द मैग्नीशियम और जिंक EDTA कॉम्प्लेक्स। इस केस में क्या हो रहा है मुझे बताएंगे? कौन किसको रिप्लेस कर रहा है? मैग्नीशियम रिप्लेस कर रहा है। नहीं नहीं, कैल्शियम रिप्लेस कर रहा है। देखो ना रिएक्शन, मैग्नीशियम रिप्लेस कर रहा है कि कैल्शियम रिप्लेस कर रहा है? हाँ, कैल्शियम। किसको रिप्लेस कर रहा है? मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम कहां से रिप्लेस कर रहा है? EDTA कॉम्प्लेक्स। के पास से। मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स से, EDTA के पास से, है ना? तो कितने मैग्नीशियम रिप्लेस होंगे, हाँ, किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। जितने कैल्शियम हो। ठीक है, सपोज 10 मैग्नीशियम रिप्लेस हो गए, 10 मैग्नीशियम बाहर निकल गए, तो जो 10 मैग्नीशियम बाहर निकल गए इसको आप डायरेक्टली टाइट्रेट करेंगे EDTA के साथ? क्योंकि पहली मेथड क्या बोलती है आपको? डायरेक्ट टाइट्रेशन। आप मैग्नीशियम को डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्टली टाइट्रेटिंग विथ EDTA। यस। तो इस केस में भी तो ऐसा ही हो गया ना। अभी एक बार रिप्लेसमेंट हो गया तो मैग्नीशियम जो फ्री हुआ है उसको आप डिटरमाइन करेंगे EDTA के साथ। एनी डाउट मृणाली? यू आर नॉट आंसरिंग एनीथिंग। सर नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। राधिका? सर थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, क्या सर कंफ्यूजन है? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है लास्ट में, लेकिन हाँ देखो क्या कंफ्यूजन हो रहा है। सर आप दो तीन चीजों को एक साथ को रिलेट कर रहे हो ना सर, तो हाँ वो हाँ तो आपको सब चिवड़ा बन गया। इतना तो समय आना ही चाहिए अभी। चलो मैग्नीशियम की बात करते हैं। डायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होता था? डायरेक्ट टाइट्रेशन में मैग्नीशियम रहता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डायरेक्ट डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट 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 टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में आपके पास एनालाइट क्या है? मैग्नीशियम। इसको किसके साथ टाइट्रेट करेंगे? EDTA। EDTA के साथ। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। हाँ, मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास? इंडिकेटर। इंडिकेटर। इंडिकेटर जो और EDTA के साथ में एक्सेस रिएक्ट करे वैलिडिटी। और क्या बनेगा? कलर कलर। कलर। कॉम्प्लेक्स। कलर्ड कलर्ड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। तैयार होगा। बरोबर है। ये कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। टाइट्रेशन। डायरेक्ट डायरेक्ट टाइट्रेशन। टाइट्रेशन। चलो अभी रिप्लेसमेंट पे आते हैं। आपके पास अभी एनालाइट है कैल्शियम। मैग्नीशियम कैल्शियम। कैल्शियम एनालाइट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास में Mg EDTA का कॉम्प्लेक्स है।
कहाँ से आया वो बाद में पूछना। हमारे पास क्या है, हम जी PDT का कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम बाहर निकल जाता है रिप्लेस हो रहा है। मैग्नीशियम रिप्लेस हो रिप्लेस हो जा रहा है सी की जगह। Ca के बदले, ठीक है, तो मैग्नीशियम आ गया। तो फ्री क्या है अभी, कैल्शियम है या मैग्नीशियम? मैग्नीशियम 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 फ्री हो गया। कितना फ्री है मैग्नीशियम, ये कितना कॉन्सेंट्रेशन है मैग्नीशियम का जो फ्री है? 2 जितना कैल्शियम है। सपोज 10 मोल्स कैल्शियम के रहते तो कितने मैग्नीशियम फ्री होते हैं? 10 10 मोल्स ऑफ नहीं, मैग्नीशियम। 10 ही होते ना। तो ये 10 मोल को मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ डायरेक्टली टाइट्रेटिंग विथ एडीटी है। अगर मैं अभी मैग्नीशियम के सॉल्यूशन में एडीटी ऐड करना चालू कर दिया, तो डोंट यू थिंक ये ऊपर वाली रिएक्शन ही हो गई। मैग्नीशियम है, अब इसको मैं टाइट्रेट करता हूँ एडीटी के साथ, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम एडीटी कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। उसके हाँ बाद सर में इंडिकेटर रहेगा, ठीक है, उसके साथ एडीटी रिएक्ट होगा, और क्या बनेगा आपका, कलर्ड कलर कॉम्प्लेक्स। कलर कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो आपने इस दो रिएक्शन से क्या फाइंड आउट कर दिया, इससे क्या फाइंड आउट किया आपने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाँ ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। कंसंट्रेशन मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम कितना फ्री हुआ, किसके ऊपर डिपेंड था? कैल्शियम कैल्शियम आयन के के ऊपर। तो कॉन्सेंट्रेशन पर। अल्टीमेटली आपने क्या डिटरमाइन कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम का मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर दिया। तो ये कौन सी मेथड हुई, ये डायरेक्ट मेथड हुई या रिप्लेसमेंट मेथड हुई? रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड। अभी समझ में आ गया रिप्लेसमेंट? हाँ सर सो दैट इज व्हाट हाँ द सर। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। ठीक है, ऊपर वाली जो दो रिएक्शन है वो डायरेक्ट टाइट्रेशन, तो ये कॉम्बिनेशन है, एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। डायरेक्ट सी की एडीटी के साथ में रिएक्शन कर रही होती है। इसकी पूरी प्रोसीजर आपको पढ़नी पड़ेगी ऐसे की, है ना, कि कैसे ये एमजीडीटी का कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ। तो कौन कौन से मेटल आयन है जिसके लिए आप रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं? कैडमियम, लीड एंड कैडमियम मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। जिसके लिए आप रिप्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे। तो अभी हमारे तीन तरीके के टाइट्रेशन हो गए, कौन कौन से तीन हो गए? बैक टाइट्रेशन, डायरेक्ट डायरेक्ट टाइट्रेशन। बैक और डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। ठीक है, चौथे पे चलते हैं ना, फोर्थ वन, नेम इज अल्कलीमेट्री टाइट्रेशन अल्कलीमेट ओके। टाइट्रेशन। डू नो दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन अभी आपने कहीं देखी थी क्या? जी यस सर, सर स्टार्टिंग में। हाँ किसकी सर रिएक्शन है ये बता सकते हैं मुझे? ये सर मेटल मेटल आयन की आयन और रिएक्शन सर EDTA के साथ। के मेटल साथ की रिएक्शन है एडीटी के साथ में, बरोबर है। जी अच्छा, सर। एक मेटल आयन का मॉलिक्यूल है, यू कैन सी वन मॉलिक्यूल ऑफ मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन इसका कोएफिशिएंट 1 ही है ना यहाँ पे। अच्छा, एडीटी का कोएफिशिएंट कितना है? 1 वन ये होगा 1 वन ही है। तो ये कौन सा, क्योंकि वन इसका रेशियो क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो? 1 इज 1 is to 1, है ना। कॉम्प्लेक्स भी कितना तैयार हुआ? 1:1 कॉम्प्लेक्स भी एक ही तैयार हुआ, बट हाइड्रोजन आयंस कितने रिप्लेस हुए? दो। 2। दो। 2 यानी एक मेटल आयन के लिए दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं। जी सर। ठीक है, इसके पहले हमने कुछ ये रिएक्शंस लिखी थी स्टार्टिंग में, कि अगर मैग्नीज सॉरी कॉपर है, वो अगर एडीटी के साथ में रिएक्ट होता है तो कितने हाइड्रोजन रिलीज होते हैं? 2 2 हाइड्रोजन्स। एल्यूमिनियम है, वो एडीटी के साथ में रिएक्ट होता है तो कितने हाइड्रोजन रिलीज होते हैं? 2 2। यानी कोई भी मेटल हो, मेटल के ऊपर चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन कितने रिलीज होने वाले हैं? दो 2। हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है यस सर। कि फॉर वन मेटल आयन देयर विल बी अ रिलीज ऑफ 2 हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना। यस सर। तो अगर 10 मेटल आयन रहते तो कितने हाइड्रोजन रिलीज होते हैं? 20 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर 100 मेटल रहते तो कितने हाइड्रोजन रिलीज होते हैं? 200 200। 200 होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, इसको मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ हाइड्रोजन आयन को बाय यूजिंग NaOH।
Is it possible to determine the क्या hydrogen सर? ion concentration by titrating with NaOH? Is it possible to determine the Yes, hydrogen sir. ion concentration by titrating with NaOH? हाँ क्यों भैया क्यों? सर, क्योंकि H+ आयन मतलब वो एसिड के रहते हैं इसलिए। नेचुरली HCl एसिड है, एसिड HCl हाँ जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H आयन ही रहते हैं वो वाटर में। हम NaOH से टाइट्रेट करते हैं तो NaOH क्या डिटरमाइन करता है? H आयन का H+। कॉन्सेंट्रेशन ही फाइंड आउट करता है। किसी को डाउट है तो राधिका का आंसर बिल्कुल सही है। जी ठीक जी है, सर। तो अगर H आयंस आपके सॉल्यूशन में है, यू कैन टाइट्रेट विथ यूजिंग NaOH। यस सर। यस सर। तो प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, सपोज आपके पास में जो भी मेटल आयन है उसमें एक साथ EDT ऐड कर दो। क्या एक होगा सर। EDT ऐड करने से? कॉम्प्लेक्स तैयार होगा मेटल का EDT के साथ, जी सर। अच्छा और क्या रिलीज हो जाएंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन मतलब वो सॉल्यूशन तो एसिडिक H हो गया, plus. एसिडिक हो गया। सॉल्यूशन यस एसिडिक सर। हो गया। अब वो सॉल्यूशन की एसिडिटी फाइंड आउट कर लो यूजिंग NaOH। सपोज आपको रीडिंग मिल गई 50 NaOH की, तो मतलब हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे? 50 होंगे, तभी तो NaOH की रीडिंग 50 मिल गई। यस सर। तो मेटल आयन कितने होंगे? 25। वेरी गुड, 25, दैट इज हाफ ऑफ द H आयंस। तो इस केस में आपने टाइट्रेशन किससे किया? हाइड्रोजन से। नहीं नहीं, टाइट्रेशन हाइड्रोजन से। टाइट्रेंट कौन सा यूज किया? NaOH। NaOH. NaOH। So that is why the name is, see, अल्कली so what is मेट, alkali बेस का metric? यूज। Metric means what? metric का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। जी सर। और अल्कली का Yes, मतलब sir. क्या होता है? बेस। बेस का मेजरमेंट। तो इस तरीके के टाइट्रेशन में आपने किसका मेजरमेंट किया? EDT का वॉल्यूम नहीं, आपने किसका मेजरमेंट किया? बेस नेच बेस का का वॉल्यूम NaOH। मेजर किया। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द अल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन। क्लियर? यस सर। हाँ sir. ठीक है, देन लास्ट वन, क्या नाम है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। Indirect titration. ठीक है, इनडायरेक्ट अभी तक टाइट्रेशन। जितनी भी रिएक्शंस देखी अगर आपने देखा होगा, तो इस केस में हमने किसका डिटर्मिनेशन किया कॉम्प्लेक्सोमेट्री में? मेटल्स का। हाँ सर। ठीक है, बट आप इसके अलावा जो नेगेटिव आयंस रहते हैं लाइक हैलाइड्स, फॉस्फेट्स, इसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्री। See the first line of the indirect titration. This method is used to determine the ions such as halides, phosphates and sulfates. Halide के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव। Negative. Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव। फॉस्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव है। PO4 नेगेटिव, PO42 नेगेटिव, PO3 नेगेटिव, है ना? ऐसे करके P के ऊपर भी नेगेटिव, मीन्स फॉस्फेट के ऊपर भी नेगेटिव, सल्फेट के ऊपर भी नेगेटिव। हाँ और सर। इसके पहले जितने भी कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन देखे वो देखो पॉजिटिव आयंस के लिए यूज किए गए हैं क्या? हाँ sir. यस सर। सो हाँ सर। indirect titration in which you're going to find out the concentration of this negative ion, ठीक है, which do not forms a complex with EDTA, but you will going to find out the concentration by complexation method. तो ऐसी जो मेथड रहती है इसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, मेथड देखते हैं यहाँ पे। पढ़ लो पहले क्या लिखा है। So in the determination of the sulfate ion when treated with excess of the barium ion, सल्फेट आयन उसको एक्सेस ऑफ बेरियम आयन के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, so what will happen when you titrate sulfate, react sulfate with the excess of the barium ion, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट तैयार हो जाएगा। You filter off this barium sulfate precipitate, the unreacted barium which is there, you will going to titrate with using EDTA। DTA। समझ रहे हैं ये पूरा प्रोसीजर? आपके दिमाग में हाँ ये सर। हाँ रिएक्शंस sir. बैठनी चाहिए। तो जिसको हाँ सर। नहीं बैठ रहा है फिर भी एक लास्ट अटेम्प्ट मैं कर लूं, है ना, जिसको नहीं समझा। So what you will do,
आपका डिटर्मिनेशन किसका करना है? सल्फेट आयन का, SO4 2 सल्फेट्स। नेगेटिव, ठीक है, सल्फेट आयन का डिटर्मिनेशन करना है। तो व्हाट विल डू, हमारे पास में कोनिकल क्लास है, इसमें हमने सल्फेट ले लिया, वी विल ऐड एक्सेस ऑफ द बेरियम आयन, जी सर। एक्सेस, व्हाट विल हैपन, बेरियम सल्फेट Barium तैयार होगा। sulfate बेरियम precipitate. सल्फेट, इसका प्रेसिपिटेट तैयार हो जाएगा। इसको फिल्टर कर लो, फिल्टर करने के बाद जो सॉल्वेंट बचेगा उसमें क्या रहेंगे? बेरियम 2+, Barium. बेरियम एक्सेस में, जो कि अनरिएक्टेड है। अनरिएक्टेड है। इसको आप टाइट्रेट कर सकते हैं EDTA के साथ, जी सर। हाँ कॉम्प्लेक्स तैयार Yes. होगा EDTA विद बेरियम आयन, हाँ एंड देयर विल हाँ बी अ सर. वन सुटेबल इंडिकेटर जो फाइंड आउट करेगा कि हाँ भैया रिएक्शन कंप्लीट हो बचा गई, हुआ EDTA। नाउ यू फॉर्म अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। यस सो आपने क्या जी फाइंड सर। आउट कर दिया इस केस में? बेरियम का कलर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर दिया फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन। कितना बेरियम फाइंड आउट किया? विच इज जितना EDTA ये हुआ। अनरिएक्टेड वाला, जो रिएक्ट नहीं हुआ था, है ना, हाँ किसके साथ? सल्फेट के साथ। मैंने टोटल सल्फेट। सपोज 50 ऐड किया था, 50 अनरिएक्टेड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 10, तो 40 कहाँ गया? 40 अनरिएक्टेड है, रिमेनिंग है, बेरियम को लग गया। सल्फेट के साथ बाइंड हो गया, ठीक है। सो यू फाइंड आउट सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आया क्या? सो दैट इज अगेन विच टाइप ऑफ मेथड, ये नथिंग बट अ बैक टाइट्रेशन ही है, बट इस केस में हम किसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं? नॉट अ पॉजिटिव आयन नेगेटिव चार्ज, आयंस। instead we are finding Negative out ion. the concentration of halide, नेगेटिव। phosphate and sulfates. So that's all for all the different types of the complexometric titration, ठीक है। सिलेबस में से अगर आप देखेंगे तो अभी नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा, आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ द complexometric titration we have a tomorrow metal ion indicators, masking and demasking agent and the estimation of the magnesium sulfate calcium gluconate। तो ये कल हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एनी जी सर। क्वेश्चंस? सर नो सर एनालिसिस में सिर्फ टाइट्रेशन ही पढ़ना है क्या सर? हाँ, पहले ही दिन बता दिया था मैंने आपको। और कुछ? नहीं सर।